हेलो एवरीवन। सो अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या किया था? सबसे पहले कूलम्स लॉ किया था, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था कि जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, और फिर हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था। गॉस थ्योरम में बेसिकली हमने क्या है, एक थ्योरम है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हमने देखा था कूलम्स लॉ से भी ड्राइव कर सकते हैं, बट इट इन्वॉल्व सम ट्रिकी इंटीग्रेशंस। बट विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया था हमने। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ओके, तो मैं थोड़ा सा प्लस वन की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा। प्लस वन में हमने क्या किया था? प्लस वन में जब हम वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर कर रहे थे, वहां पे देखा था हमने कि कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं जो जिनका वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे, ना कि पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करे। ओके, तो ऐसी फोर्सेस के एग्जांपल में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था ओके, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोला होगा वहां पे। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो होती है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इसका वर्क डन जो है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एक चार्ज को मूव करवाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट की पोजीशन क्या है, वर्क डन उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप चार्ज को किस पाथ के थ्रू लेके जा रहे हो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में, तो उससे इंडिपेंडेंट रहेगा वर्क डन। वो अभी हम प्रूव भी करेंगे। तो वहां से हमारे पास जो है कंफर्म हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो अब इससे क्या हुआ फिर? तो जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, या अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, वो बॉडी के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो वो चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हम लोगों का जो कंसेप्ट है यहाँ पे वही है। तो सबसे पहले जो हम आज करने वाले हैं, हम लोग प्रूव करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative in nature। तो conservative in nature और is conservative force। ठीक है, तो conservative force कौन सी forces होती हैं बेटा? Those forces whose work done depend upon initial and final point, it does not depend upon path followed by body। ओके, तो यहां पे हमने सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं सोर्स चार्ज Q1। एक सोर्स चार्ज है Q1 जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था एक पॉइंट चार्ज जो है ये रेडियली 3D में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे। ओके, तो हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट इज B। ओके, तो हम चार्ज को क्या है, पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करवा रहे हैं। ओके, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आर इलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सिमिलरली बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर बी इलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो एक Q2 चार्ज है जिसको मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करवाऊंगा। तो लेट्स से उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q1 की वो कितना वर्क डन कर रही है। ओके, तो अब हमें पता है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ से उठाया मैंने, पॉइंट चार्ज है तो सिंपल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। Q1 लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर के साथ वेरी करे, मतलब चार्ज से आप जितना दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो नेचुरल सी बात है जो Q1 है Q2 के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा वो भी वेरी करेगी। तो इसीलिए हमें सबसे पहले एक आर डिस्टेंस पे या आर पोजीशन वेक्टर पे Q2 चार्ज को स्मॉल dr डिस्टेंस डिस्प्लेस करवाना होगा। ओके, तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहां पे यही होने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी क्या होने वाला है, Q पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस को मैं अभी के लिए पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। ओके, तो Q1 पॉजिटिव है तो Q1 पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे होने वाली है। तो स्मॉल वर्क डन on Q2 by electrostatic force of Q1।
ठीक है। तो dw विल बी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। और आप लोग फोर्स को क्या लिख सकते हो, चार्ज Q2 है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। ठीक है, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, Q2 इंटू E इंटू क्या आ जाएगा, GR। ओके, तो ये स्मॉल वर्क डन आ गया। ठीक है, तो टोटल वर्क डन ऑन Q2, ठीक है, इन मूविंग इट फ्रॉम A टू B, A से B जाने के लिए टोटल वर्क डन W विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ TW मींस इंटीग्रेशन ऑफ Q2 E, E की वैल्यू क्या है, Q2 E डॉट dr, E dr की वैल्यू E की वैल्यू भी डाल देंगे, E की वैल्यू हमारे पास ये रही। ठीक है, E डॉट dr, तो देखो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो E डॉट dr का मतलब देखो क्या आ जाएगा, E डॉट dr क्या आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं चार्ज को मूव करवा रहा हूं। तो Q2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू डालोगे 1/4πε0 Q1/r² dr। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी। इसमें भी देखिए Q1 कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dr/r² की है, तो r², तो r की लिमिट्स क्या है, देखो a से b उठाया है, तो इसका मतलब ra से rb तक लिमिट्स डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे लिमिट्स डाल दी ra से rb, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 एज इट इज आगे 1/r² dr की इंटीग्रेशन क्या आती है, -1/r, और लिमिट्स डाल देंगे ra से rb। ओके, तो यहां से हमारे पास वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B पॉइंट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 -1/rb प्लस 1/re। ओके, तो दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2 जब उसे A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव किया है। और ये जो वर्क डन है सिंपली RA एंड RB के ऊपर मूव डिपेंड कर रहा है, इसमें कोई चीज कंसीडर नहीं हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे उठा के लेके जाता तब भी इनिशियल फाइनल लिमिट ऐसे ही डालते तब भी रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम आता। तो पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग भी मूव करवा के रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है हमें, जस्ट हम लोग सिंपल वे में स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करवा के देखा है। तो जो वर्क डन है हमारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि उसने पाथ कैसा फॉलो किया है उसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। तो यहां से कंफर्म है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका वर्क डन जो है वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हेंस इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे कौन सी किसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, Q1 की, किसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, Q2। तो अब जो ये वर्क डन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया है, किसके ऊपर किया है, Q2 के ऊपर। तो इसका मतलब है Q2 के ऊपर जो वर्क डन हुआ है ये उसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये वर्क डन जो है दिस इज अ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो सबसे पहले हमने यही प्रूव किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अब इस रिजल्ट को आप याद रखिए, इसको आपको आगे भी यूज करना है। ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग वापस आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ओके, वहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो आपके पास जैसे A पॉइंट था और ये था B पॉइंट। ओके, आपने Q2 चार्ज को मूव करवाना है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आप Q2 के ऊपर जो वर्क डन कर रहे हैं दैट इज नॉट अगेंस्ट द बाय कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, दैट मे बी ड्यू टू सम डिफरेंट फोर्सेस, बट आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिनको नहीं क्लियर प्लीज अपनी +1 में जाइए और ध्यान से दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी को देखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट आता है वो आता है कंजर्वेटिव फोर्स से। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करती है तो उसी के कारण जो है बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब हमारे पास यहां पे Q1 चार्ज है जो इस डायरेक्शन में एक अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम लोग Q2 को मूव करवा रहे हैं A पॉइंट से B पॉइंट पे। तो अभी हमने पिछली डेरिवेशन में रिजल्ट निकाला था। ठीक है, वो रिजल्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B पॉइंट दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
1/4πε0 Q1 Q2 -1/RB प्लस 1/RE। तो अभी हमने ये रिजल्ट निकाला है। ये रिजल्ट क्या है? वर्क डन ऑन Q2 बाय Q1 इन मूविंग इट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है, ए से बी पॉइंट में, और ए और बी पॉइंट के बीच में क्या है? इस चार्ज के कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरी कर रही है। आपको सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सब पॉइंट चार्जेस है, सिंपल कूलम्स लॉ यूज कर रहे हैं। 1/4πε0 Q1/r²। r कोई भी जनरल r डिस्टेंस है यहां से Q1 से। ओके, यहाँ पे इस फॉर्मूला में r ए क्या है? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, आर बी क्या है? बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये मैंने जो वेक्टर ड्रॉ किया हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है इस रीजन में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ए से बी पॉइंट पे Q2 को चार्ज को मूव करवाया है आपने, तो उसके ऊपर जो वर्क डन हुआ है, दिस इज द वर्क डन, and this work done will be stored in the Q2 in the form of electric potential energy। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा सबसे पहले, क्योंकि ए एंड बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस du will be equals to क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। dw यहां पे क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? नेगेटिव वर्ड इसलिए होता है क्योंकि आपने नेगेटिव अगेंस्ट द वर्क डन निकालना था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज आप ये चीज अगर +1 में पढ़ गए हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये चीज। ठीक है, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन की जाती है, नेगेटिव साइन क्यों आता है वहां पे। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर आपने स्मॉल dr डिस्टेंस डिस्प्लेस करवाया है, तो स्मॉल dr डिस्टेंस डिस्प्लेस करवाने पे इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना है? du का है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना है? du का है। तो दैट du विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ओके, तो अगर मैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन को आपने क्या लिखा था? Q2E डॉट gr। ओके, तो मैं वही चीज जो पिछली डेरिवेशन में करके आया वही उठा रहा हूं। तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं? स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं यहां पे टोटल चेंज इन ए एंड बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा? ठीक है, तो पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ गया है, तो टोटल द सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ठीक है, तो बिटवीन ए एंड बी, तो उसके लिए क्या आ जाएगा बेटा? देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, du को आप क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे, और पोटेंशियल एनर्जी यूए से यू भी इंटीग्रेट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ Q2E डॉट dr। ओके, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आपका ये क्या आ जाएगा? ub माइनस यूए, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ, ये चीज आ गया है। ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हो? दिस विल बी इक्वल्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। आप इस चीज की इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हो पिछली डेरिवेशन में, मैं आपको यहां पे दोबारा नहीं करके दिखाऊंगा। इस चीज को आपने जब इंटीग्रेट किया था तो आपका रिजल्ट फाइनली क्या बन गया था? 1/4πε0 Q1 Q2 माइनस 1/RB प्लस 1/RE। ऊपर लिखा हुआ है ये रिजल्ट। ये रिजल्ट जो है यहां पे इंटीग्रेट करके पिछली डेरिवेशन में हमने ये रिजल्ट निकाला था कि नहीं निकाला था? ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2। Q2 के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स ने काम किया है इन मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, वही उसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो दो पॉइंट्स बी एंड ए पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी। और यहां से ये वाली एक्सप्रेशन भी आप याद रख सकते हो, ub minus ua is equals to negative of integration of Q2E dot gr। ओके, ये एक्सप्रेशन भी आप याद रख सकते हो, कुछ ऐसे भी याद रख सकते हो। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो
तो यूबी माइनस यूए इज इक्वल्स टू, देखो इसको इंटीग्रेट करके मैं दोबारा से यहां पे इंटीग्रेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको पेपर में आता है तो आपने सब्जेक्टिव के लिए इसे इंटीग्रेट करना है, बट मैं आपको ऑलरेडी इंटीग्रेशन करके बता चुका हूं, ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये बनेगा। ध्यान रखना वहां पे ये नेगेटिव साइन नहीं था, वहां पे जस्ट हम निकाल रहे थे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे हम लोगों ने नेगेटिव साइन इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का मतलब वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट, तो बाय डीडब्ल्यू तो नेगेटिव साइन इसलिए लगा दिया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगेंस्ट का वर्क डन लेना होता है। तो नेगेटिव साइन जब यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये सब सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 1/RB, ठीक है। यहाँ पे माइनस ऐड करोगे आप लोग, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/RA। और माइंड इट, ये जो रिजल्ट है यहाँ पे Q1 Q2 आर बोथ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं अगर, तो ये रिजल्ट वैलिड है, ओके। बट बेसिक जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज the electric potential energy difference is defined as the negative of work done by electrostatic force on a given charge, okay, or you can say it is defined as the work done against electrostatic force on given charge, okay। तो work done को आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ Q2 E dot di, ये सारा रिजल्ट जो मैंने पिछली डेरिवेशन की वहीं से उठाया है, इनकी वैल्यूज डाल दी है मैंने, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के ये तीन फॉर्मूलाज बन गए हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। फिर वर्क डन को डाल दिया हमने, फोर्स इनटू डीआर, और टोटल वर्क डन की बात हो रही थी इसलिए इंटीग्रेट भी कर दिया, ओके। फिर इसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट में नेगेटिव ऐड करके, इस रिजल्ट में नेगेटिव ऐड करके ये रिजल्ट बन गया, ओके। बट ये रिजल्ट जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्जेस, Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्जेस, ये चीज बहुत जरूरी है। बट ये बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, ओके। अब नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, इसी में जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं, तो ये था दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ओके। बट अगर बात की जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर ए या बी के ऊपर डिफाइन करना है आपने, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट विल बी इक्वल्स टू, करना कुछ नहीं है, देखो जो आप अभी तक करते आ रहे थे उसी को ही यूज करना है आपने। तो जो ये रिजल्ट बना था आपके पास, इस रिजल्ट में हम लोग आर ए को अगर इंफिनिटी ट्रीट करें, ए पॉइंट अगर इंफिनिटी पे है तो नेचुरल सी बात है इसका वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस पॉइंट में यूए को जीरो डाल देते हैं, आर ए को इंफिनिटी डाल देते हैं, तो यूबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 1/RB। तो हमारे पास जो रिजल्ट बन चुका है ये बन चुका है। तो किसी भी जनरल आर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय 1/4πε0 Q1 Q2 by R। This is the general result for electric potential energy at a point, किसी भी given point के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर R है फ्रॉम द चार्ज Q1 और Q2 चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तो रिजल्ट हमारा ये वाला यूज होगा, ओके। तो यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किया है और एक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट किया है। ग्रेविटेशन में भी बिल्कुल सेम मेथड में होता था, वहां पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे थे हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच की बात, ओके। एट अ पॉइंट के लिए आपने एक पॉइंट को क्या करना है, इंफिनिटी ट्रीट करना है। तो किसी भी गिवन आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 by R। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक Q1 चार्ज है ओरिजिन पे, तो इससे R डिस्टेंस पे Q2 चार्ज अगर प्लेस्ड है, तो इस Q2 चार्ज के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 by R, ओके। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड एक है पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, ठीक है। दोनों चीजों में ध्यान रखना है कौन सी चीज कब यूज करनी है, ओके। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, देखो दिस इज ऑल्सो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो एनर्जी, बट दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज।
जैसे जो अभी हमने डेफिनेशन की थी वहां पे क्या था, Q2 चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर थी, बट अगर वहीं पे बात करें यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कितना एनर्जी स्टोर होगा तो उसे क्या डिफाइन कर दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये भी सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डीवी दो पॉइंट्स के बीच में, स्मॉल दो पॉइंट्स के बीच में जिनके बीच में स्मॉल गैप डी आर है, बिल्कुल सेम चीज पहले की तरह कर लेते हैं। यहां से आर डिस्टेंस पे है, यहाँ पे Q1 चार्ज है हमारे पास, ये आर डिस्टेंस है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज आर ए एंड दिस विल बी आर बी। ओके, और यहाँ पे इस रीजन में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, ड्यू टू Q1 चार्ज। ओके, तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, जब यहां से यहां तक मूव करोगे तो इन दो पॉइंट्स के बीच में स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज, Q2 चार्ज, जिस चार्ज को आप मूव करवा रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो था Q2 चार्ज के अंदर स्टोर था, वहीं पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, दैट विल बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इट इज आल्सो अ एनर्जी बट स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। ओके, तो dV इज इक्वल्स टू du अपॉन Q2, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है नेगेटिव ऑफ dW बाय Q2, ठीक है, du इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ dW। ये फिर से क्या, dW क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नेगेटिव साइन क्यों कंसीडर किया, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगेंस्ट होता है। ओके, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, dV इज इक्वल्स टू, ये भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, इसे नेगेटिव ऑफ dW अपॉन Q2 भी लिख सकते हो। ओके, अगर आप इसमें नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप इसमें वैल्यू डाल देते हो, ये रिजल्ट क्या आया था, Q2 E डॉट dr। ओके, तो ये भी आ जाएगा Q2। ओके, तो ये Q2 कैंसिल आउट हो गया, dV की वैल्यू क्या है, अच्छा इंटीग्रेशन आ गया, स्मॉल वर्क डन की बात हो रही है, नेगेटिव ऑफ E डॉट gr। ओके, और अगर मैं यहां से ये रिजल्ट भी बन चुका है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट की बात की जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ए एंड बी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, dV को इंटीग्रेट कर देंगे VA से VB। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। देखो यहां से एक चीज निकल के आ रही है, VB माइनस VA इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। इसी वजह से आप एक डेफिनेशन और करते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। dr और dl लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको इसीलिए डिफाइन ऐसे भी कर दिया जाता है। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे डिफाइन कर दिया जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज, या फिर यहां से भी उठाते हैं, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं अलोंग द लाइन जिसके ऊपर आप चार्ज को मूव करवा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज भी एक एक्सप्रेशन बनती है यहाँ पे। ओके, और अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करूंगा तो अब आप सबको रिजल्ट पता ही है, VB माइनस VA विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये मैं आप फिर से इंटीग्रेट करके नहीं दिखा रहा, देखो जो रिजल्ट आपने पिछले केस में ड्राइव किया था वही रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट Q2 नहीं आएगा, क्योंकि Q2 एक तरह से आप ऐसे मान सकते हो +1 है यहाँ पे, ठीक है, 1 बाय RB माइनस 1 बाय RA। ध्यान रखना यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है, वर्क डन वाली नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वाली एक्सप्रेशन यूज करनी है आपने। तो आपके पास रिजल्ट ये बन चुका है। तो दो पॉइंट्स A एंड B के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 1/4πε Q1 1 बाय RB माइनस 1 बाय RA। RB RA क्या है आपको क्लियर है, ऑलरेडी मैं सारी चीजें बता चुका हूं। Q1 क्या है, Q1 इज अ टेस्ट सोर्स चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग यूनिट चार्ज को मूव करवा रहे हो। ओके, तो बस डिफरेंस दोनों में क्या है, एनर्जी एंड पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ चार्ज Q2 और यूनिट पॉजिटिव चार्ज में स्टोर्ड एनर्जी को क्या बोल दिया जाता है, सिंपल पोटेंशियल बोल दिया जाता है। ओके, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो। तो यहां से अगर इसे आगे सोचते हो तो ये वाली एक एक्सप्रेशन बन जाती है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन अलोंग द लाइन इंटीग्रेट कर रहे हो और उसका नेगेटिव जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड
बी। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। यहां पे फिर ध्यान देना है जो Q1 है, Q1 इज पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन या फिर ये वाली डेफिनेशन, ये बेसिक डेफिनेशन है, ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये वाला रिजल्ट जो हमने ड्राइव किया, ये सिर्फ कहां पे यूज करना है, जब पॉइंट चार्ज होगा। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू डाली थी हमने डेरिवेशन में, जो सबसे पहले आज डेरिवेशन की थी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू डाली थी 1/4πε0 Q1/r², वो रिजल्ट था पॉइंट चार्ज के लिए, कूलम लॉ से सीधा उठाया था हमने। ओके, और कैसे करना है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करेंगे हम लोग। तो फॉर द टाइम बिंग जस्ट हम बेसिक्स कर रहे हैं। तो इस बेसिक्स में मैंने आपको जस्ट अभी तक जो बताया है वो एक चीज बताई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। उसके अगेंस्ट जो भी वर्क डन होगा किसी चार्ज के ऊपर, वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो VB माइनस VA को ऐसे भी लिख सकते हो, UP माइनस UA अपॉन Q2। ओके, या फिर वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन Q2। तो कुछ ये रिजल्ट बन गया था। ओके, और फॉर पॉइंट चार्ज हमारे पास जो रिजल्ट बना है VB माइनस VA is equals to 1/4πε0 Q1 1/RB माइनस 1/RA। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस आ गया। फिर से अगर आपने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर निकालना है एट अ पॉइंट, तो करना कुछ नहीं बेटा, आपको पता है अगर इसमें RA की वैल्यू इंफिनिटी है तो फिर से वहां पे पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो VB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1/RB। ठीक है, तो रिजल्ट ये बन गया हमारे पास, किसी भी गिवन पॉइंट R के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, दैट विल बी 1/4πε0 Q1/R, और Q/R भी लिख सकते हो गिवन चार्ज। तो हमारे पास एक Q चार्ज है, इससे R डिस्टेंस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा V होगा, एंड दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 1/4πε0 Q/R। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट निकाला था, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाल लिया हमने। तो करना कुछ नहीं है बेटा, बस दिस इज पर यूनिट चार्ज। ओके, तो अब आपके पास अगर किसी गिवन पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पता है और यहां पे मैं Q2 चार्ज को लाके रख दूं, तो उस Q2 चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर कितना होगा, कुछ नहीं। देखो पोटेंशियल को Q2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या देगा एनर्जी, देखो Q2 को इधर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है, आपको पोटेंशियल दे रखा है तो वहां से आप एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी दे रखी है तो वहां से आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। ओके, और बेसिक जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक उठाना है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, आपने वर्क डन निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पर यूनिट चार्ज को इक्वल टू रख दोगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ओके, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जिसमें हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज ईदर वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। ओके, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो ये दो चीजें पढ़ी हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, डिफरेंस भी पढ़ा है, दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कैसे निकालोगे। ओके, मैंने इसको एक पॉइंट चार्ज के लिए आगे इंटीग्रेट करके भी निकाला है आपके लिए रिजल्ट्स। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है आपको दोबारा से वो फॉर्मूले बता देता हूं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी du इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्मॉल वर्क डन। ओके, और अगर आपने स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल निकाला था दैट इज du बाय Q2। ओके, और इधर यू कैन से माइनस dw बाय Q2। ओके, ये बेसिक रिजल्ट है। अच्छा, यहां से एक चीज और बन गई थी आपकी, यहां से नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। ओके, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपने क्या कर दिया था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है, VB माइनस VA दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। ओके, तो यहां से एक डेफिनेशन बन चुकी थी, क्लियर है। अब अगर आपको यहां पे रिलेशन निकालना है
relation between electric field and electric potential। तो वही करना है। बाय डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बाय डेफिनेशन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ dw बाय q2। और वर्क डन को आप लोग क्या लिख सकते हो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, और फोर्स को क्या लिख सकते हो? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां से सॉरी इंटीग्रेशन नहीं आएगा। जब भी मैं स्मॉल वर्क डन की बात करूं तो इंटीग्रेशन नहीं लिखना है, जब टोटल वर्क डन की बात करेंगे तब इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। तो नीचे Q2 है, Q2 कैंसिल आउट हो गया है। ओके, तो dv इज इक्वल टू आ गया नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। तो जो डेरिवेशन थी हमारी, अगर आपको याद हो, ये Q1 था, इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही थी इस डायरेक्शन में। तो यहां से dr डिस्प्लेस करवा रहे हैं, तो E डॉट dr आपका E dr cos 0 ही आ जाएगा। cos 0 1 होता है, तो यहां से E की वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस dv बाय gr। ओके, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट निकल के आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पहले आपने क्या पढ़ा था? न्यूटन पर कूलम। यहां से क्या बन जाएगा? वोल्ट पर कूलम, सॉरी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अभी आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? इट्स यूनिट इज वोल्ट। आपने सबने 10th क्लास में पढ़ा होगा, V फॉर वोल्ट। ओके, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का V वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है। ओके, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या डिफाइन कर सकते हो? इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv बाय dr का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट इज फ्रॉम लो टू हाई टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स दैट direction of electric field is from high to low potential। क्लियर है? तो ये चीज बड़े आपके आगे ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आने वाली है। तो मतलब कहीं पे अगर A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और दे आर सेइंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम B टू A पॉइंट, कुछ इस तरह से, और B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल VB है, A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा बड़ा होगा? A पॉइंट वाला पोटेंशियल बड़ा होगा कि B वाला? देखो सीधा रिजल्ट यहां से उठाना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दे रखी है? B से A दे रखी है। हमें पता है यहां से नेगेटिव साइन से क्या कंफर्म हो रहा है? हाई टू लो होती है, तो इसका मतलब सीधा रिजल्ट है VB इज ग्रेटर देन VE। ठीक है, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक सिंपल सी चीज है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे पास जो रिलेशन बना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज माइनस dv बाय dr। ओके, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट बन गया है, दैट इज वोल्ट पर मीटर। और ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, इट इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ओके, और इसी चीज को हम लोगों ने जो स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऐसे एक मैंने क्वेश्चन बना दिया है, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम B टू A पॉइंट। तो B टू A पॉइंट है, तो इसका मतलब B पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A पॉइंट। ओके, तो अभी तक हमने एक पोटेंशियल की स्टार्टिंग की है, इसके बिल्कुल बेसिक सी चीज पढ़ी है हमने। अब जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज इक्वो पोटेंशियल सर्फेसेस। इसी में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इक्वो पोटेंशियल सर्फेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो सबसे पहले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दो सरफेसेस at which every point has same इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा कोई सरफेस
जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ऐसे सरफेस को आप क्या बोलते हैं, इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो जैसे मैं आपको एक डिफाइन करके दिखाता हूं। अब जैसे हमारे पास लेट से पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, क्यू पॉइंट चार्ज है। अब आप रिजल्ट निकाल चुके हो, पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 1/4π∗q/r, ठीक है। ये रिजल्ट हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला। तो अभी मैं जितनी भी स्टडी कर रहा हूं अपनी पॉइंट चार्ज के लिए ही कर रहा हूं। तो 1/4π∗q/r। तो अगर मैं इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस इस तरफ किया तो यहां पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, v। ओके, इधर गया v। ओके, तो अगर आप कुछ इस तरह से इसको सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर लोगे, एक स्फीयर ड्रॉ करोगे ऑफ रेडियस आर, तो उस स्फीयर का हर पॉइंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब स्फीयर अराउंड अ पॉइंट चार्ज कैन बी इज नॉट कैन इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है, ठीक है। तो इसका रेडियस अगर r1 है, ऐसे एक अलग रेडियस का बना लोगे, r2 रेडियस का बना लोगे, तो ये वाला एक अलग से इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बना सकते हो, स्फेरिकल शेप के बना सकते हो। तो ये जो स्फीयर्स बनेंगे पॉइंट चार्ज के अराउंड विद पॉइंट चार्ज एट देयर सेंटर, तो ये जो कंसेंट्रिक स्फीयर्स बन जाएंगे, दीज ऑल एक्ट एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो अब जो इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, what are the properties of equipotential surfaces? Properties of equipotential surfaces, equipotential surfaces। सबसे पहले आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, अगर मैं उसके ऊपर किसी चार्ज को मूव कर लूंगा तो वर्क डन जीरो होगा, ऐसा क्यों, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, वर्क डन in moving a charge on equipotential surface is always zero, zero होगा हमारा। वो क्यों, देखो अगर हमारे पास लेट से मैं यहां से लेके यहां तक स्मॉल डिस्टेंस dr डिस्प्लेस करवा रहा हूं चार्ज को, ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या होगा, देखो डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज dv, और वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डीवी लिख सकते भी लिख सकते। तो देखो जब मैं किसी चार्ज को, अगर किसी चार्ज को, क्यू चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवा लो, यहां पे भी पोटेंशियल v है, यहां पे भी v है, आप कहीं पे भी मूव करवा लो, पोटेंशियल क्या है, v है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, v माइनस v, जीरो। तो इसीलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। अगर आप यहां से किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भी लेके आओगे तब भी वर्क डन क्या होने वाला है आपका, जीरो। तो अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड are always perpendicular to equipotential surfaces। इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ऐसा क्यों, अब देखो हमने अभी पढ़ा है जो dv होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ e डॉट dr होता है कि नहीं होता, आप अभी पढ़ के आए हो ये वाले रिलेशंस, ठीक है। मैं सीधे उठा रहा हूं जो अभी आपको पिछले इसी वीडियो में जो अभी हमने किया है उसी को ही मैं यूज कर रहा हूं, तो इसलिए दोबारा से मैं हर चीज स्टार्टिंग से नहीं बता रहा, जस्ट मैं सीधा रिजल्ट यूज कर रहा हूं, नेगेटिव ऑफ ई डॉट जी आर। तो अब देखो बेटा, जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर स्मॉल डी आर मूव किए तो डी आर मूव करने से स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ है, जीरो, तो डीवी जीरो है, तो नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर का मतलब ई डी आर कॉस थीटा। तो अब अगर हमने एक चार्ज को मूव करवाया है, क्यू चार्ज को मूव करवाया है बाय स्मॉल डिस्टेंस डी आर अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो डी आर एंड ई के बीच में अगर एंगल थीटा है, डी आर एंड ई के बीच में एंगल थीटा है, तो ई डी आर कॉस थीटा आ जाएगा। यहां पे देखो जीरो का मतलब क्या है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, डी आर जीरो होगा, या कॉस थीटा जीरो होगा।
ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे, डिस्प्लेस भी करवाया, तो सीधा रिजल्ट क्या आ रहा है, कॉस थीटा 0 है यहाँ पे। अगर कॉस थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसका मतलब है इस dr की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये dr जो है अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसीलिए अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू okay, the electric field is always perpendicular to equipotential surfaces। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। यहां पे मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, आपको ये ड्रॉ करने भी आएंगे अभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे आप लोगों को पहले क्वेश्चन होगा कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू प्लस पॉइंट क्यू चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, पॉइंट क्यू चार्ज। फिर आपके लिए दो डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की होगी आपने। फिर सिमिलरली आपने दो पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की होगी। तो वैसे ही आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी ड्रॉ करने आ सकते हैं। तो वो चीज का आपने अब ध्यान रखना है, कैसे ड्रॉ होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन कर ली है, प्रॉपर्टीज कर ली है, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज, देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है। जिन्होंने नहीं पहले ड्रॉ करके रखी हुई उनके लिए मैं दोबारा से कर रहा हूं, तो आप प्लीज देख लो, आपको आनी चाहिए पेपर में, सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। तो रेडियली आउटवर्ड अगर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दे तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ओके। अगर आपके पास माइनस क्यू चार्ज है तो करना कुछ नहीं, इसके लिए भी रेडियली आउटवर्ड बिल्कुल इसी तरह से फील्ड लाइंस होती हैं। बस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, डायरेक्शन जो होने वाली है वो टुवर्ड चार्ज होने वाली, तो एरोज जो लगेंगे वो टुवर्ड नेगेटिव चार्ज लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। ये जो डॉटेड लाइंस ड्रॉ किए हैं दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड है, इसका इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होंगे। देखो एक तो मैंने अभी आपको मेथड बताया भी था कि फॉर्मूला को यूज करके भी कर सकते हो, 1/4πε को अपॉन r। दूसरा क्लियर है कि अगर फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड है तो इनके परपेंडिकुलर सरफेस कैसे हो सकते हैं, स्फीयर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, स्फीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, इसकी देखो डायरेक्शन से कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, जस्ट हमने क्या ड्रॉ करना है, स्फीयर्स ड्रॉ करने हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए आपने क्या कर देना है, किसी भी गिवन पॉइंट चार्ज के अराउंड क्या कर देना है, स्फीयर ड्रॉ कर देना है। पॉइंट चार्ज के अराउंड स्फीयर, जो स्फीयर होंगे वो क्या एक्ट करेंगे, दे विल एक्ट एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब एक चीज का ध्यान रखना है, देखो हमें पता है E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ dv बाई dr होता है, ठीक है। आपने ये रिजल्ट पढ़ा है अभी, ठीक है। देखो अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ कर रहा है dv, ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो गैप है वो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, ओके, dv है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस dv है। तो अगले वाला भी जो मैं ड्रॉ करूंगा उनका भी रिलेशन क्या है, dv है। तो देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr हो जाएगा। dr क्या है यहाँ पे, dr ये गैप है, दो सरफेस के बीच में जो गैप है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, dr। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस इज dr, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, dv। तो अब जैसे आप चार्ज से अवे मूव कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाती है, वीक। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल क्या होता है, 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चार्ज से मूव अवे करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। अगर हम लोग dv को सेम रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, तो गैप दो पोटेंशियल के बीच, सरफेसेस के बीच में क्या होता जाएगा, इंक्रीज, ओके। तो जैसे इनके बीच में डिफरेंस इतना है, अगले के बीच में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा दिखाना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा आपने प्रॉपर्ली स्फीयर ड्रॉ करना है, दिखना चाहिए स्फीयर, ओके। तो दिस इज द नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी क्या है, dv है, बट इनके बीच में जो गैप है दैट इज dr2 ले लेते हैं, dr1 ले लेते हैं। तो गैप क्या हो गया, बढ़ गया। गैप क्यों बढ़ गया है दो पोटेंशियल के बीच में, क्योंकि जो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रहा हूं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है, मतलब dv कांस्टेंट है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी चार से अवे जाने पे, तो dr क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो गैप क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में बढ़ता जाएगा एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्विपोटेंशियल
सरफेसेस। ओके, तो ये मैंने पॉइंट चार्ज के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दिखाए हैं। ओके, सिमिलरली अगर हमें डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी हो तो फिर कैसे होंगे? आप भी प्लीज ट्राई करिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने। पॉइंट चार्ज के लिए मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, आपको सीधा क्वेश्चन आएगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास अगर एक डाइपोल है इसके कारण हमने, तो डाइपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, एक पॉइंट चार्ज क्या है? माइनस क्यू है। देखो अभी हमने इंडिविजुअली पॉइंट चार्जेस को स्टडी किया तो हमने देखा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो स्फेरिकल बनने वाले हैं इनके अराउंड। बट यहां पे क्या होने वाला है? क्या कोई डिफरेंस पड़ेगा या अभी भी सिंपल स्फीयर है? देखो जब हम इस चार्ज के काफी क्लोज हैं तो क्या होगा? स्फीयर ही बनेंगे, तब हमारे क्या है? स्फीयर ही बनने वाले। तो लेट्स से पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ड्रॉ होगा, ये स्फीयर है, इसका भी बिल्कुल ऐसे ही स्फीयर ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज है हमारी, अगर हम इसका नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो देखो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्फीयर बनने वाले हैं ये कोई हमारे कंसेंट्रिक नहीं होंगे, थोड़ा सा इनमें क्या है? चेंज आता रहेगा। ये जो डिफरेंस पड़ा है, ये डिफरेंस आया है जस्ट जो अभी मैंने चीज आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। देखो यहां पे और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा है, यहां पे कम है, तो इसीलिए यहां पे गैप क्या हो गया? सॉरी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यहां पे ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरफ देखोगे तो गैप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने प्रॉपर्ली डिफाइन करना, प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, और इधर गैप कम कर दो, इधर बढ़ा दो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ये गैप क्यों अनइक्वल हुआ है ये समझ आ गया है सबको, ठीक है। आपको सीधा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे ड्रॉ किए जा रहे हैं तो उनके बीच में डिफरेंस अनइक्वल क्यों है? तो वो इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी। तो इस तरफ और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस होता है, ठीक है। इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इन एक्सियल पॉइंट पे। इन एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इन एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी गैप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ये कुछ आपके और क्लोज आ जाएंगे, कुछ ऐसे डिफाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब आपने जो नेक्स्ट करना है, आप दोनों पॉजिटिव चार्ज को लेके ड्रॉ करके देखिए। तो लेट्स सी कैसे बनते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू टू पॉइंट चार्ज। दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे दो प्लस क्यू चार्ज है, तो अब हमने दो प्लस क्यू चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहूंगा, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिन्होंने ड्रॉ किए हैं उन्हें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती है इनके कारण? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ होती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के थोड़ा सा यहां से चार्ज से ना रेडियली आउटवर्ड दिखानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या हुआ है, ऐसे क्यों हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ये क्या हुआ है? तो बेसिकली दो पॉइंट चार्ज के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक्सिस के परपेंडिकुलर लेटरल प्रेशर एक्सपीरियंस करती हैं। ओके, तो ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज दे एक्सपीरियंस लेटरल प्रेशर। ओके, तो जिस वजह से वो एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं तो कुछ ऐसी बन जाती है। इधर अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। पॉइंट चार्जेस है हमारे, उसमें ज्यादा नहीं हॉस पॉच नहीं कर रहा, ठीक है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मुझे अब इनके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं तो कैसे होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं ड्यू टू दीज टू प्लस क्यू चार्ज। तो देखो फिर बात वही है, दीज आर पॉइंट चार्जेस, तो इनके कारण तो स्फीयर बनने वाला है, ठीक है। तो जब आप क्लोज रहोगे तो क्या होगा? स्फीयर बनेगा, ये कुछ इस तरह से, यहां पे भी स्फीयर बनेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रेडियली होंगी, ध्यान रखना है। इन इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी ये 90 डिग्री पे निकलनी चाहिए आपकी,
ध्यान रखना, डायग्राम ध्यान से बनानी है, रफली नहीं बना देनी है। ऐसा नहीं जैसे ये मैंने भी गलती की हुई है, आपने प्रॉपर्ली दिखाना, लगनी चाहिए ऐसे कि जैसे रेडियली आउटवर्ड है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, ये सरफेसेस कुछ इस तरह से अपनी शेप से चेंज करते रहेंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता है, यहां पे बिल्कुल सेंटर पे क्या होगा, इसकी रिपल्शन, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होने वाली है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इसके ऑपोजिट हो जाएगा, साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, वीक होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा शेप का ध्यान रखना है, यहाँ पे बोर्ड की वजह से सही नहीं बन रही है, बट आप जब कॉपी के ऊपर बनाओगे थोड़ा सा पेंसिल से सही बनाना है आपने। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वीक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहां पे गैप क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसका मतलब इधर इनका गैप क्या, इसमें उल्टा बनेगा, थोड़ा सा इधर गैप कम हो जाएगा, इधर गैप ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो कुछ ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तभी परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगी इनके। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ड्रॉइंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये गैप अनइक्वल क्यों रखा, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, मैं ज्यादा नहीं बना रहा, मैं खत्म कर रहा हूं, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये गैप इधर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से, ये जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया, फिर थोड़ा सा ये गैप अनइक्वल क्यों हुआ है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस साइड एंड दिस साइड। ओके, और ये फाइनली कुछ ऐसी शेप बन गई है। तो आप सबको मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दिखाए हैं। सबसे पहले दो इंडिविजुअली पॉइंट चार्जेस के लिए, फिर दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए, फिर दो पॉजिटिव चार्ज। इवन अगर यहाँ पे नेगेटिव भी होते हैं, ये भी बिल्कुल सेम बनता है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड चार्ज हो जाती है। यहाँ पे हमने डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज ली है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए हैं ड्यू टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस की ही अब तक हम लोग बात कर रहे हैं। जो हमने पोटेंशियल का रिजल्ट निकाला है वो भी पॉइंट चार्ज के लिए ही निकाला है हमने। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो हमने कर ही लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैं वही करने वाला हूं, उसी को ही आगे एक्सटेंड करने वाला हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हमारे पास अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर रहने वाली है वहां पे। देखो, अभी जो हमने रिजल्ट निकाला था, हमारे पास अगर दो चार्जेस पड़े हुए हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। ओके, तो इसमें क्या है, जितनी एनर्जी Q2 में स्टोर होगी, नेचुरल सी बात है, वही एनर्जी हमारी स्टोर होगी इन दोनों के सिस्टम में, जब इनको एज अ सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसा क्यों हुआ है, देखो लेट्स से दोनों चार्जेस इंफिनिटी पे पड़े हुए हैं। जब मैं Q1 को लेके आया तो इस रीजन में कोई भी चार्ज नहीं था जिसके अगेंस्ट, जिसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे Q1 को मूव करना है, तो इसीलिए वर्क डन इसके ऊपर क्या हुआ, जीरो। अब जब मैं Q2 को लेके आया तो नेचुरल सी बात है, Q2 को इन्फिनिटी से यहां पे लाके रखने के लिए वर्क डन हुआ है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ Q1 एंड दैट इज स्टोर्ड इन Q2 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके ऊपर वर्क डन जीरो है, इसके ऊपर वर्क डन हुआ है, इन दोनों का नेट वर्क डन वही होगा जो इसके ऊपर हुआ है, क्योंकि इसका वर्क डन तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी हमारी। ठीक है, पॉइंट चार्जेस की बात ही हो रही है अभी तक। ठीक है, कंटिन्यूस चार्जेस की बात नहीं हो रही। बट अगर यहां पे तीसरा चार्ज हो, लेट्स से यहां पे Q3 चार्ज है, तो अब क्या होगा, तो ये जो सिस्टम बन गया हमारे पास, लेट्स से ये जो सिस्टम बन गया, इस सिस्टम के कारण कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी यहां पे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बात फिर वही डेफिनेशन के ऊपर, ये जितना इस सिस्टम को बनाने के लिए वर्क डन हुआ होगा उतनी ही इस सिस्टम के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जैसे हम लोग इसे R1 ले लेते हैं, इसे R2 लेट से R3, ऐसे स्फीयर भी हो सकता है, चार्जेस भी हो सकते हैं, 5-6 जितने भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ 3 के लिए करके दिखा रहा हूं आपको। लेट से जब मैं Q1 को मूव किया तो वर्क डन ऑन Q1 क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन Q1 W1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो,
क्योंकि Q1 को जब मैंने मूव किया यहां पे कोई भी फील्ड नहीं थी जिसके अगेंस्ट मुझे इसके ऊपर वर्क डन करना पड़े। अब वर्क डन ऑन Q2, देखो जब मैं Q2 को लेके आया बेटा इन्फिनिटी से Q2 को लेके आया, तो अब ऑलरेडी आपका Q1 पहले ही आ चुका है आपका, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलो सर मैं Q2 कोई भी चार्ज पहले ले आओ, ऐसा नहीं है कि जी Q1 ही पहले लेके आना, आप कोई भी चार्ज पहले ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं Q1 को पहले लेके आया, Q1 के ऊपर वर्क डन कोई नहीं हुआ। अब जब मैं Q2 को लेके आ रहा हूं, Q3 अभी भी इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो Q2 को लेके आए हम लोग, तो वर्क डन ऑन Q2 W2 विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, नेचुरल सी बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा R1। ये रिजल्ट मैंने कहां से यूज किया, जो अभी हम लोग डेरिवेशन करके आए, रिजल्ट यूज करके आ रहे हैं। यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करके रिजल्ट नहीं निकाल के देना, सीधा रिजल्ट यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन भी आता है आपने सीधा ये वाला रिजल्ट यूज कर लेना, ठीक है। दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ध्यान रखना है बेटा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में ये जो पॉजिटिव होते हैं ये मैग्नीट्यूड में कंसीडर होते हैं। अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वो नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, वो आपने चार्जेस के साथ विद साइन वैल्यू डालनी है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, साइन जो होता था वो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन के लिए यूज होता था, लेकिन यहाँ पे ये स्केलर है तो यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड के लिए यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेचुरली बात है, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होती तो हमारा वर्क डन नेगेटिव हो जाता ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा। अभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके चलना है। नेक्स्ट, वर्क डन ऑन Q3, तो Q3 के ऊपर वर्क डन क्या होगा। सबसे पहले देखो बेटा, आपने इंडिविजुअली सोचना है। जब मैं Q3 के ऊपर Q3 को मूव करवा रहा था इन्फिनिटी से, Q3 को मूव करवाया इन्फिनिटी से, तो Q3 के ऊपर एक तो वर्क डन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, एक होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे कोई वेक्टर सम तो करना नहीं, सिंपली इसके कारण वर्क डन और इसके कारण वर्क डन ऐड अप कर दो, ठीक है। तो इसके कारण वर्क डन क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज जिसको मूव किया Q3 अपॉन R2। क्लियर है बेटा, इंफिनिटी से यहां पे मूव करवाने के लिए वर्क डन नहीं आ जाएगा। ओके, प्लस इसके कारण क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज Q2 अपॉन Q3 इंटू R3। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, U विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, W मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कॉमन आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस Q2 Q3 बाय R3। तो ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिसोशिएटिंग दिस सिस्टम, तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए नेचुरल सी बात है, जितना वर्क डन आपने बनाने के लिए किया है उसका नेगेटिव वर्क डन कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, वर्क डन इन डिसोशिएशन, ठीक है, वर्क डन इन डिसोशिएटिंग दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालना है तो आपने कुछ इस तरह से सोचना है, ठीक है। तो पहले एक चार्ज को ले आओ, नेचुरल सी बात है, जो भी फर्स्ट चार्ज लेके आओगे उसके ऊपर वर्क डन 0 होगा। फिर दूसरे को लेके आओगे तो दूसरे चार्ज को आपने मूव करवाना है अगेंस्ट जो पहले चार्ज लेके आ चुके हो। फिर तीसरे वाला जो चार्ज है उनको पहले 2 के अगेंस्ट, फिर चौथे वाले को पहले 3 के अगेंस्ट एंड सो ऑन, और फाइनली सब वर्क डन को एड अप कर दोगे तो वो जो टोटल वर्क डन हुआ है सिस्टम के अंदर वो हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। ओके, और अगर आपने उस सिस्टम को दोबारा से तोड़ना है तो जितना वर्क डन किया है इसके आगे जस्ट नेगेटिव साइन लगा दोगे तो दैट विल बी द वर्क डन इन डिसोशिएटिंग दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, ओके, अभी मैं जस्ट इसमें एक दो चीजें और जस्ट क्वेश्चन एक दो बता देता हूं आपको। जैसे बहुत इजी से क्वेश्चन है, पॉइंट चार्जेस के लिए ही करना है हमने अभी तक, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस वाले पॉइंट चार्जेस इन्वॉल्व करने हैं उनको करके देखो। जैसे अब क्वेश्चन ये है आपके पास, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पक्का किया होगा ये वाला क्वेश्चन, जैसे प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू। देखो सेंटर के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के ऊपर क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ होगा, इसके कारण इस तरफ हो जाएगा,
इसके कारण इस तरफ हो जाएगा। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट ओ, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ। तो देखो सबसे पहले इस चार्ज के कारण अगर सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग भूल जाओ, ठीक है, ओ पॉइंट है, ये आपको दे रखा है डिस्टेंस आर है, ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर। तो सबसे पहले आपका इसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 q/r। सिमिलरली इसके कारण भी इतना होने वाला, इतना है इसके कारण। अब पोटेंशियल इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थी इसीलिए उनकी डायरेक्शन मार्क की थी, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो नेट पोटेंशियल जो होगा ओ पॉइंट के ऊपर वो क्या होने वाला है, इसका निकाल लो, फिर सिमिलरली इसका कैलकुलेट कर लो, सिमिलरली थर्ड वन का एंड फोर्थ वन का। तो यहां से सीधा रिजल्ट क्या आएगा, 4 टाइम्स 1/4πε0 q/r। तो यहां पर डिफरेंस देखिए, ओ पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्दो जीरो बन गई थी बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे जीरो नहीं हुआ है। तो उसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी, इनके मैग्नीट्यूड्स को सिंपली ऐड अप कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण यहां पे जब हमने डायरेक्शन मार्क की, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण एज वेल एज मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण आपके वेक्टर्स कैंसिल आउट हो गए थे और नेट वेक्टर सम क्या हो गया था, जीरो हो गया था। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो किसी भी एक ओ पॉइंट के ऊपर ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है हमने, क्वेश्चन करके दिखाया हमने। एक चार्ज के कारण वाला ये फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है। सबसे पहले हमने यही किया था कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू किसी आर डिस्टेंस की वो पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा। तो अगर यहाँ पे 4 चार्जेस है, सब चार्जेस का इंडिविजुअली निकाल के उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड अप कर दो। ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, लेट्स से ये नेगेटिव साइन है, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे नेगेटिव लिख देना है। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड विद नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड के अंदर कंसीडर किया जाएगा, ना कि डायरेक्शन के अंदर। ओके, तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज के कारण तो सिंपल ही है। तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, फिर इको पोटेंशियल सर्फेसेस की बात की हमने, फिर इको पोटेंशियल सर्फेस कैसे ड्रॉ होते हैं, ठीक है, फिर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज बताया है आपको क्या होता है, फिर मैंने आपको जो बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो जैसे अभी आपने एक चीज की है, एक और क्वेश्चन है, लेट्स से इसको मैं एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा हूं। अभी आपको यही सेम क्वेश्चन है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, आप ओ पॉइंट के ऊपर ये डिस्टेंस आपको दे रखा है आर, पोटेंशियल निकाल चुके हो। ओ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या आया था, 4 टाइम्स 1/4πε0 q/r। अब दे आर सेइंग व्हाट विल बी द वर्क डन, हमने निकाला वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ओ, इंफिनिटी टू पॉइंट ओ, इंफिनिटी से ओ पॉइंट तक मूव करने के लिए वर्क डन कितना। तो वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओके, टोटल वर्क डन के लिए डेल्टा भी लिख लेते हैं। देखो तो क्यू फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, ओ पॉइंट के ऊपर माइनस इनिशियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ओ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है, 4 टाइम्स 1/4πε0 q/r। इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, माइनस जीरो करोगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स 1/4πε0, ये क्यू के अंदर चला जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय आर। तो यहां पे हमारा रिजल्ट ये बन गया है। तो वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ओ। ओके, अगर ओ से इंफिनिटी बोला था तो फिर क्या हो जाता, अगर यहां से उठा के इंफिनिटी पे लेके जाना है तो फिर क्या आ जाता, नेचुरल सी बात है, यहाँ पे इंफिनिटी माइनस ओ आ जाता, नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड अप हो जाता। ओके, मैं आपको करके दिखाता। अगर होता वर्क डन फ्रॉम ओ टू इंफिनिटी, तो दैट मींस क्यू इनटू वीओ माइनस वीए, वी इंफिनिटी माइनस वीओ। ओके, क्योंकि फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो ये जीरो है, माइनस 1/4πε0 4 टाइम्स q/r।
ओके, आर स्क्वायर में आएगा तो माइनस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय आर और इसका 4 टाइम्स। ओके, फिर कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको, नेचुरल सी बात है, वर्क डन इतना हो रहा है। अगर आपसे पूछ ले इस क्यू के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर होगी, एक ओ पॉइंट के ऊपर, क्वेश्चन सीधा ऐसे भी आ सकता है, ओ पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज पड़ा हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आपने करना कुछ नहीं, इस चार्ज के अराउंड जितने भी चार्ज है, now I am seeing potential energy stored in q charge at O. I am not asking about potential energy of system of charge. सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब इन सबका टोटल एनर्जी निकालना है आपने, इन सबको यहां पे लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ। अभी जस्ट क्या है, उन्होंने इस पोटेंशियल चार्ज के अंदर पूछा हुआ है, तो इस चार्ज के अंदर पूछा मतलब इस चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ है। तो ओ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालो, उसको क्यू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। वही वर्क डन इस क्यू चार्ज के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस और भी करिए। यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है कि जिस पॉइंट के ऊपर अभी जो मैंने करके भी दिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अगर, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो हो, और इसका वाइस वर्सा भी कि अगर पोटेंशियल वहां पे, देखो जैसे मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, हमारे पास फिर से स्फीयर है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस क्यू, दिस इज लेट्स से प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे होगी, इसके कारण इनवर्ड होगी, कि इसके कारण इनवर्ड, इसके कारण अवे। तो अब इन दो चारों वेक्टर्स का E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होने वाला है, तो इन सबका नेट रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो तो नहीं होने वाली, बट अगर पोटेंशियल निकालोगे, ध्यान से देखो, इसका जितना प्लस है, ये दो नेगेटिव है, ठीक है, सबका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, आर है, सबका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, आर है। तो अब अगर आप पोटेंशियल निकालोगे टोटल 1/4πε0 क्यू बाय आर प्लस 1/4πε0 क्यू बाय आर प्लस 1/4πε0, देखो माइनस है तो माइनस क्यू बाय आर, पोटेंशियल है बेटा, डायरेक्शन में नहीं आएगा मैग्नीट्यूड में, इसका भी माइनस क्यू बाय आर। तो ये हमारे पास नेट, देखो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, बट अगर पोटेंशियल, इसका वाइस वर्सा भी सही है, मतलब अगर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जरूरी नहीं है कि जीरो ही हो। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोचिए, आप भी अपने बुकलेट में से करिए, जितने भी क्वेश्चंस जो भी डाउट आ रहे हैं पूछिए, क्लियर करिए। ओके।